नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण के लिए 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। यह चरण बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 93 सीटों के लिए 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात की सीटें शामिल हैं। अहमदाबाद और बड़ोदरा सहित शहरी इलाकों में बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। वहीं उत्तर गुजरात कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है और ओबीसी बाहुल्य इलाका है। दूसरे चरण की 93 सीटों पर 61 राजनीतिक दलों के 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 285 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 93 सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट उतार रखे हैं। दूसरे चरण में कांग्रेस 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो उसकी सहयोगी एनसीपी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं बीटीपी 12 और बसपा 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गुजरात के फाइनल और अंतिम चरण के चुनाव में कई कद्दावर नेताओं के भाग्य का फैसला होना है, तो प्रदेश के 3 युवा नेताओं के लिए भी इम्तिहान की घड़ी है। घाटलोडिया सीट से सीएम भूपेंद्र पटेल, विरमगाम से बीजेपी नेता हार्दिक पटेल, गांधीनगर दक्षिण से अल्पेश ठाकोर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से वडगाम सीट पर दलित नेता जिग्नेश मेवानी, जैतपुर सीट से विपक्ष के नेता सुखराम राठवा, वाघोडिया सीट पर बीजेपी के बागी नेता मधु श्रीवास्तव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात के दूसरे चरण में मध्य गुजरात की 61 और उत्तर गुजरात की 32 सीटों पर चुनाव है। ये दौर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए काफी मुश्किल भरा है। दूसरे चरण की जिन 93 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें से 54 सीटें ग्रामीण क्षेत्र की हैं, तो 39 सीटें शहरी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव बीजेपी ने 93 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि कांग्रेस 39 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा 3 सीटें अन्य को मिली थी, जिसमें से 2 बीटीपी और 1 सीट निर्दलीय जिग्नेश मेवानी ने जीती थी। दूसरे दौर की सीटों को क्षेत्रीय आधार पर देखें तो मध्य गुजरात की 61 में से 37 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, जबकि वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। इस तरह से मध्य गुजरात के इलाके में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली थी, क्योंकि पार्टी का यह मजबूत गढ़ माना जाता है। वहीं उत्तर गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। इस इलाके की 32 में से 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, तो 14 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 1 सीट पर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जिग्नेश मेवानी जीते थे। कांग्रेस गुजरात में भले ही 2 दशक से सत्ता से बाहर हो, लेकिन उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात की ग्रामीण सीटों पर पकड़ हमेशा से मजबूत बनाए रखी हुई है। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन दोनों इलाकों की ग्रामीण क्षेत्रों की सीटों पर काफी बेहतर नतीजे हासिल किए थे। उत्तर गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी के मुकाबले बेहतर रहा था। इस इलाके में कांग्रेस को बीजेपी से 3 सीटें ज्यादा मिली थी और 1 सीट पर उसके समर्थित निर्दलीय जीते थे। उत्तर गुजरात में कांग्रेस का पल्ला भारी रहा था, जबकि दक्षिण गुजरात में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। मध्य गुजरात सीटों के लिहाज से गुजरात का सबसे बड़ा इलाका है। इस इलाके में अहमदाबाद, बड़ोदरा जैसे जिले भी आते हैं, जो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 21 और बड़ोदरा में 10 सीटें आती हैं। अहमदाबाद की 21 में से 15 सीट और वडोदरा की 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ इसी शहरी इलाके में टिकी हुई है। दूसरे चरण में 14 जिलों में चुनाव हो रहे हैं। मध्य गुजरात, अहमदाबाद, दाहोद, खेड़ा, आनंद, पंचमहल, बड़ोदरा जिले आते हैं, जबकि उत्तर गुजरात में गांधीनगर, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, मेहसाना, छोटी उदयपुर, अल्लावली और पाटन जिलों की सीटों पर वोटिंग हो रही है। राज्य के बदले समीकरण में इस बार कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम ये चुनाव है।
गुजरात चुनाव के दूसरे चरण में 93 सीटों में 33 सीटों पर ओबीसी निर्णायक भूमिका में है, तो 15 सीटों पर पाटीदार जीत हार का फैसला करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला का भी गढ़ माना जाता है। शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। पिछले चुनाव में मध्य गुजरात में बीजेपी का जहां शहरी सीटों पर दबदबा था, तो वहीं कांग्रेस ग्रामीण इलाकों की सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। तो गुजरात के रण को लेकर करेंगे चर्चा, क्योंकि गुजरात में आज अंतिम चरण का मतदान है और सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संदीप दुबे, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत रत्नेश जी। हमारे साथ संगीता शर्मा, प्रवक्ता, आप जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत पाठक जी। सर्वेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। दूसरे चरण के चुनाव में मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात की सीटें शामिल हैं। यहां ग्रामीण और शहरी सीटों का मिश्रण है। कांग्रेस यहां मजबूत चुनौती दे रही है, खासकर ग्रामीण सीटों पर। इस बार आम आदमी पार्टी के प्रवेश का कोई असर दिखाई देगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे गुजरात में प्रिंसिपल ओपोनेंट पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी रही है। 2017 में अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन था बहुत ही अच्छा था। बीजेपी 99 सीटें जीती और उनका जो वोटिंग परसेंटेज था 49% था, मतलब करीब 50% के आसपास। वही कांग्रेस 77 सीटें जीत के 42% वोटिंग शेयर उन्होंने लिया था। वोटिंग शेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं था और ना ही सरकार बनाने, अगर 22 एमएलए इधर से उधर होते तो कांग्रेस सत्ता में आ जाती। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस ने उस प्रदर्शन को, उस मोमेंट को बनाए नहीं रखा और अभी इस स्थिति में लग रहा है कि कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन को भी नहीं दोहरा पाएगी। उसमें उनकी सीटों में कम ही होगा। रही बात आम आदमी की पार्टी की, तो मैं कतई नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी वहां पे कुछ खास कर पाएगी। अगर देखिए करेगी भी तो ये इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अगर वो वोट बैंक काटेगी तो कांग्रेस की काटेगी, क्योंकि जो कोर वोट बैंकिंग है बीजेपी का, उस पे आम आदमी पार्टी कभी कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि देखिए पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री उनकी हुई है, सत्ता उन्होंने कांग्रेस से लिया। दिल्ली में लैंडस्लाइड विक्ट्री की, पहली बार ठीक है, पहली बार नहीं हुआ वैसा, तो लेकिन कांग्रेस के सहयोग से सत्ता में आए। दूसरी बार भी कांग्रेस ही अपोनेंट पार्टी होगी, क्योंकि बीजेपी तो ही नहीं लैंडस्लाइड विक्ट्री दिल्ली में आई तो कांग्रेस को ही हरा के आई। तो अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 1 या 2 सीट बहुत मुश्किल से निकाल भी पाई तो वो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध मार करके करेगी और उसका वही उद्देश्य है। उसकी इसमें स्ट्रेटेजी यही है कि जहां पे कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, उस गैप को आम आदमी चाहिए कि उस गैप को ठीक है, कांग्रेस वोट बैंक में सेंध लगा सकती है आम आदमी पार्टी, पाठक जी का ये कहना है। और मेरा आप तीनों से निवेदन, संदीप जी आपसे भी, रत्नेश मिश्रा जी आपसे भी जी, और संगीता शर्मा जी आपसे भी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, आज अंतिम चरण का मतदान है, तो कृपया कोई भी ऐसी बात ना करें इस डिबेट में जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन हो। अब संदीप जी, सवाल मेरा आपसे कि शहरी सीटों पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, लेकिन उसकी असली परीक्षा ग्रामीण सीटों को लेकर होती है। इस दृष्टि से दूसरा चरण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? रेशु जी, देखिए, अभी जो आज का चुनाव है वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव होता है और इसमें परीक्षा होती है किए हुए कार्यों की। और सबसे अच्छी बात है, महत्वपूर्ण विषय ये है कि वो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो और शहरी क्षेत्र हो, इस बार हम लोगों ने बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर अपने पार्टी की नीति को बताने का काम किया और लोगों का दिल जीतने का काम किया है। श्री प्रधानमंत्री का रोड शो और जिस तरह से अपार जनसमूह का समर्थन प्रधानमंत्री जी को मिला और जिस तरह से गुजरात में एक तरह से अपनी नई कीर्तिमान स्थापित किया, देश की जीडीपी में हो, देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में, या औद्योगिक क्रांति कहे तो गुजरात में औद्योगिक क्रांति भी काफी बढ़ चढ़ के उद्योग धंधे वहां लगे हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज जो चुनाव हो रहा है, इसमें मैं कहूंगा कि जो मतदाता आपके माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हम लोग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जरूर वोट करने जरूर जाए।
विगत जो दिन है काफी महत्वपूर्ण दिन है उनके लिए, उनके प्रदेश के लिए और देश के लिए भी। इससे काफी कुछ देश की तस्वीर और तकदीर भी बनेगी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और फिर हमारी सरकार वहाँ बन रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे समय में जो एक मॉडल, गुजरात मॉडल पूरे देश में, भारत में और विश्व के पटल पे जिस तरह से उसका दबदबा है, उसमें और जान आएगी और भारतीयता। ठीक है, आप काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि किसके हाथ गुजरात की सत्ता फिर से लगती है। रत्नेश जी, गांधी जी के नाम की राजनीति करने वाली पार्टी उन्हीं के आंगन में मेहनत से नहीं लड़ रही है, इसे सरेंडर माने या राज्य चुनाव को गंभीरता से लेकर सीधे केंद्र की लड़ाई में आप लोग दम लगाकर उतरेंगे? देखिए ऋषि जी, पहली बात तो मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि गांधी जी के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी दमखम लगा के नहीं लड़ रही। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की फौज नहीं लगाई वहाँ पे। हमने इस बार अपनी जो चुनावी रणनीति थी उसमें बदलाव किया। हर बार क्या होता था कि कांग्रेस के नेता प्रचार करने जाते थे और कोई बयान दे देते थे और उस पर विवाद उत्पन्न हो जाता था। इस बार हमने उन विवादों से गुजरात चुनाव में बचने का प्रयास। इस बार बच गए क्या? इस बार बचे क्या आप? नहीं, बच रहे हैं। पिछली बार जितना फंस जाते थे इस बार नहीं फंस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ एक दिन खड़गे जी गए, ऐसा बयान दे डाला कि चलिए खैर, आप क्योंकि इलेक्शन का दिन है मैं चर्चा नहीं करूंगी इस पर, आप अपना जवाब कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, देखिए आप ही ने कहा था कि ऐसा कोई बयान नहीं देना। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि आज के दिन हम कोई ऐसी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जनता के बीच में हम गए, गांव तक पहुंचे और हमारे गांव में पहुंचने की रणनीति का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो गांव तक पहुंच रही है और भाजपा के लोगों को गांव में पहुंचना पड़ेगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है वो स्थितियां बदली हैं, देश गुजरात की चुनाव की रणनीति बदली है और बाकी तो हम अपनी नीतियों के साथ हमने जो कार्य किए थे अपनी सत्ता में रहते हुए, हम उनको लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ लोगों के बीच गए हैं और बाकी तो जनता जनार्दन है, वो जिसको चाहेगी वो सत्ता में बैठाएगी। लेकिन इस बार हम आशा कर सकते हैं कि जनता हमारे साथ आ रही है और जनता कांग्रेस को मजबूत कर रही है, क्योंकि इस देश का वास्तविक विकास अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकती है। चलिए, विकास की बातें कांग्रेस यहाँ पर कर रही है, आम आदमी पार्टी से भी सुन लेते हैं। संगीता जी, दिल्ली में तो आप समझाकर हार गए, ऐसा कभी केजरीवाल कह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन किया नहीं था। गुजरात में कांग्रेस ने निष्क्रियता दिखाकर आपको एक मार्ग दिया है, लेकिन आपने उसके वोटों को लक्षित ना करके बीजेपी के गढ़ में ज्यादा मेहनत की है। देखिए रेशु जी, आम आदमी पार्टी ने पूरे गुजरात में मेहनत की है और हर सीट पर मेहनत की है। और देखिए, रही बात कि आम आदमी पार्टी गुजरात में नहीं आ रही है, तो रेशु जी देखिए, ये उत्तर भारत और उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात का चुनाव है। ग्रामीण इलाका भी बहुत आता है और शहरी इलाका भी आता है। हमने जिस तरह से बिजली पानी की सुविधाओं पर दिल्ली में काम किया, तो वो ग्रामीण इलाकों को काम ने बहुत प्रभावित किया है। और जो मध्य गुजरात का इलाका है, वहाँ शहरी वोटर्स हैं। हमने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, सीसीटीवी कैमरे, तो जो भी हमने इस तरह के काम किए हैं वो सब उस शहरी इलाके के लिए कारगर साबित होंगे। और हमने 2 जगह अपनी सरकार बनाई है। देखिए रेशु जी, जब पंजाब में सरकार बनाई तो हम 4 सीट भी नहीं जीत रहे थे और आज हम कहाँ हैं। जब हम दिल्ली में चुनाव लड़े तब भी हम कुछ नहीं जीत रहे थे। सारा मीडिया यही कह रहा था कि आम आदमी पार्टी की जमीन ही नहीं है, लेकिन अब 2 पार्टियों की जमीन खिसकेगी। और इसीलिए आपने देखा कि इस बार बीजेपी ने जो मेहनत की है वहां उन्हें क्यों करनी पड़ी, इतने नेता क्यों उतारने पड़े, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन वहां से खिसकती हुई नजर आ रही है 27 साल बाद। तो अब आप देखेंगे कि जब 8 को रिजल्ट आएगा तो आपको अभूतपूर्व निर्णय वहां से देखने को मिलेगा और बहुत एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए, बड़े बदलाव की बात कर रही हैं संगीता शर्मा जी। संगीता जी कह रही हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में बदलाव लोगों ने देखा, पंजाब में बदलाव देखा, उसी तरीके से जो इस बार बदलाव है वो गुजरात में जनता देखेगी। खैर, ये तो जनता के ऊपर है, जब रिजल्ट आएगा तभी कुछ कह पाएंगे। अब देख रहे हैं मुद्दा और हम बात कर रहे हैं गुजरात इलेक्शन को लेकर। 4 खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश जी,
जी, उत्तर गुजरात ओबीसी बहुल इलाका है, बीजेपी की इस वर्ग में पकड़ है, साथ ही अल्पेश और हार्दिक भी अब बीजेपी में हैं। इससे कांग्रेस का पक्ष कमजोर होगा या पारंपरिक मत बनाए रखने में कांग्रेस सफल रहेगी? इसके साथ ही शंकर सिंह वाघेला फैक्टर कितना असरकारी रहेगा? देखिए, शंकर सिंह वाघेला फैक्टर अब बहुत खत्म हो गया, छीन हो गया, उसमें अब कोई जान नहीं बची है। वो फैक्टर जब था, जब वो शंकर सिंह वाघेला जी का अपना जनाधार है, वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन जो कहे कि उसके बल पे नैया पार हो जाएगी या वो बहुत अच्छे सीट निकालेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। रही बात हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर का, तो देखिए हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर ने एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, कांग्रेस को थोड़ा उससे फायदा हुआ, लेकिन अभी वो बीजेपी में शामिल हो गया। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी में उनके आने से बहुत वोट आएगा। वो उनके अपना सीट तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि ऐसा कोई जो मास लीडर नहीं है वो दोनों। ठीक है, कांग्रेस में वो शामिल हुए, अब जो भी उनके मतभेद थे, उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए कि यंग लीडर को आगे नहीं दिया जाता, बात नहीं सुनते, ये वो जो भी था, तमाम को कहने की बात अलग हो गई, खत्म हो गई। अब क्योंकि सारे जितने भी उम्मीदवार मैदान में, सबके मतपेटी में भाग्य और भविष्य बंद हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों से बीजेपी की एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि पिछले चुनाव में वो जिन सीटों पे हारते हैं, दूसरे चुनाव आने से पहले उन सीटों पे वो मेहनत करते हैं, कमियां ढूंढते हैं। आपने देखा होगा कि मिश्रा जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ, पाठक जी का जवाब कंप्लीट होते ही आपके पास आ रही हूँ सीधा। उन सीटों पे वो, जिन सीटों पे वो हारते हैं, उन सीटों पे वो पहले मेहनत करते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत से सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए, और वो पार्टी का इंटरनल अपना सर्वे होता है, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है, फिर उसके आधार पे करते हैं। और मैं मानता हूं कि जो 27 सालों से अगर बीजेपी है, तो अगर कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो मत में, अहंकार में जनता से न बात करेंगे न काम करेंगे, तो ऐसे नेता का टिकट काटना भी एक अच्छे सशक्त लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ पार्टी के लिए। ठीक है सर। मिश्रा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। तरीके से मजबूत है। आज का जो चुनाव है उसमें 93 सीट में 2017 में बीजेपी 51 निकाली थी, कांग्रेस। ठीक है पाठक जी, ठीक है। मिश्रा जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते एक बार। देखिए ऋतु जी, मुझे आज बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है कि हमारे बड़े भाई है सर्वेश पाठक जी, और आज काफी समय के बाद मैं इनके साथ बैठा हूँ, और काफी समय के बाद मैंने इनको इतना बैलेंस बोलते हुए सुना है। ये कभी कभी तो मुझे लगता था कि ये वो हमारे साथ पैनल में बैठे हैं ना, तो बैलेंस तो बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं काफी पुराने सच्चाई है वो मैं बोलता हूँ, काफी पुराने साथी हैं हमारे, जो सच्चाई है वही बोलता हूँ। ठीक है मिश्रा जी। और इन्होंने कहा भी कि कांग्रेस मजबूत है, और ये मैंने पहली बार किसी पैनल पे सर्वेश पाठक जी को ये कहते हुए सुना कि कांग्रेस भी मजबूत है। नहीं तो ये सब जगह कहते देश में तो कांग्रेस है ही नहीं। अब रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के मुकाबले गुजरात में अभी कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। हाँ, अपनी वो मजबूती बनाए रखिए, क्योंकि जो आप गैप देते हैं वो उस गैप को फिर आम आदमी पार्टी। चलिए, तो जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, देखिए आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली मॉडल की बात करती है। वो कहती है हमने विद्यालय ठीक कर दिए, हमने विद्यालय बना दिए, हमने स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दी, हमने क्या कहते हैं पानी को अच्छा कर दिया। लेकिन मुझे एक चीज नहीं पता चल पाती। मैंने कई आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा कि आप ऐसे 4-5 विद्यालयों का नाम बता दीजिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार में बनने शुरू हुए हों और उन्हीं की सरकार में बनकर समाप्त हो गए हों, और उनमें शिक्षण कार्य आरंभ हो गया हो। दूसरा, ये जब ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो दिल्ली मॉडल से उस मॉडल की बात करना भूल जाते हैं जहां पर इनका एमएलए लोगों से नगर निगम। ठीक है, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। पहले एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। इतने में तो संगीता जी भी भूल जाएंगी ना कि आपने कौन कौन से सवाल किए हैं। मैं कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो वो उस भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। इनका स्वास्थ्य मंत्री और जेल मंत्री जेल में है, वो क्यों जेल गया इस पर बात नहीं करते। इनका डिप्टी सीएम जो है वो शराब घोटाले में लिप्त है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही, इस पे बात नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जो ऋषु जी,
अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या मुख्यमंत्री जी जो है दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल जी, क्या वो अक्षम है मंत्रालय चला पाने में? क्या उनमें वो योग्यता नहीं है कि वो मंत्रालय चला पाए? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो बिना मंत्रालय के मुख्यमंत्री बने हुए? ठीक है, अच्छा आपकी बात पूरी हो गई हो तो जवाब ले लें, अब जवाब ले लें। संगीता जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जिस दिल्ली मॉडल को लेकर आप गुजरात में जा रहे हैं, जिसके नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, आप ये बताइए कि दिल्ली में कितने नए स्कूल बनाए गए हैं? देखिए रेशु जी, ये हर बार इनके पास बस एक ही सवाल होता है कि दिल्ली में कितने नए स्कूल बनाए गए हैं। मैं तो कहती हूँ आप दिल्ली के पुराने स्कूलों को अपने राज्य के पुराने स्कूलों से कंपेयर कर लीजिए। हमने वहाँ 22,000 से ज्यादा कमरे बनाए हैं। बताइए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले पुराना था, स्मार्ट क्लासेस वहाँ नहीं थी, सारे स्कूलों में हमने स्मार्ट क्लासेस दिए। स्कूलों के हालात जो थे वो पहले से इतने बेहतर कर दिए कि आज वो प्राइवेट स्कूल की तरह लगते हैं। वहाँ स्विमिंग पूल्स बना दिए। तो आप एक बार अपने राज्य के सरकारी स्कूलों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों से कंपेयर कर लीजिए। और मैं अखिलेश जी को एक बात और बताना चाहूंगी, जब भारत के बेस्ट 10 स्कूलों में दिल्ली के 5 सरकारी स्कूल आते हैं रेशु जी, तो आपके राज्य के स्कूल क्यों नहीं आ जाते उसमें? दिल्ली के 5 सरकारी स्कूल क्यों आते हैं जब आंकड़ा आता है? तो भाई दिल्ली में काम हुआ है शिक्षा व्यवस्था पे। अमेरिका से मेलानिया ट्रंप जी यूं ही सरकारी स्कूल देखने नहीं आई। आप अच्छा, वो कौन से विद्यालय शासित राज्य है, बातें बहुत करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेलानिया ट्रंप चलाते हैं। आप संगीता जी काम करिए, आप उस विद्यालय का नाम बता दीजिए जहाँ मेलानिया ट्रंप गई थी। राज्य में काम करना पड़ेगा। मिसेस ट्रंप जहाँ गई थी, आप उस विद्यालय का नाम बता दीजिए। चलिए इस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो लगातार जारी रहेगा। संदीप जी, चलते चलते एक सवाल आपसे, शहरी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने खूब मेहनत की है, इसमें आपकी लड़ाई थोड़ी जटिल हुई है, इसे आप मानते हैं या नहीं? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं और ये बंटी और बबली की जोड़ी है। ये जहां भी रहेंगे भ्रष्टाचारियों के साथ रहेंगे, जहां भी रहेंगे झूठ के साथ रहेंगे। ये गांधी जी के 3 बंधुओं को मानने वाले लोग हैं। बुरा देखो, बुरा सुनो और बुरा कहो, इन 3 फॉर्मूले तीनों फॉर्मूला इनका एक्सपोज हो गया इस देश के अंदर, दिल्ली हो या गुजरात हो। तो ये कहीं किसी के लिए चैलेंज नहीं है, ये खुद अपने आप में एक चैलेंज है। अपने लिए, अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और इन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी राजनीति जो एक बार जनता को समझ में आ गई है, जनता इनको नकार चुकी है, हर जगह नकारती जा रही है। अब आने वाले चलिए, जनता ने किसको नकारा, किसको स्वीकारा, ये तो रिजल्ट के बाद ही तय हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।